हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे तथा इसके साथ ही अपनी पढ़ाई को एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक सोच के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मालवीय एकेडमी ने CUT UG 2025 तथा साथ ही साथ 12th बोर्ड के लिए फ्री यूट्यूब बैच लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है उम्मीद 3.0। किसका नाम है? उसका नाम क्या बेटा? उसका नाम है उम्मीद 3.0। और इसके अंतर्गत हम आपको डोमेन पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करा रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग अभी वर्तमान समय में कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का थियरी वाला जो वीडियो था मैंने करा दिया है आपको इससे पहले, यानी कि जो मैंने आपको थियरी वीडियो दिया है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला जो लेक्चर 1 था प्यारे बच्चों, उसमें मैंने पूरे थियरी को कवर किया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे CUT PYQs को, ठीक है? यानी कि जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो 2022 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में से हमने कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के क्वेश्चंस को निकाला है। और इस चैप्टर से जितने भी PYQs हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। आइए अब क्या करते हैं प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है मैंने थियरी आपको करा दिया था। तो हमें कराना था क्या प्यारे बच्चों? हमें कराना रह गया था, हमें कराना क्या रह गया है? PYQs, ठीक है ना? आइए PYQs की तरफ बढ़ते बेटा, ठीक है, और उसके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पहला प्रश्न मिल रहा होगा और पहला प्रश्न कह रहा है आइडेंटिफाई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि क्षेत्रीय संगठनों का पहचान करिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को पहचानिए, रिकॉग्नाइज कीजिए जो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है। तो यहाँ पे कुछ संगठनों के नाम दिया गया है, जैसे कि एक है यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ, फिर है आसियान, फिर है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, फिर है नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, फिर दिया है सार्क। यानी आपको यहाँ पे 5 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हैं और कह रहा है कि इन 5 में से बताइए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो है कि क्षेत्रीय संगठन है, तो इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो जो यूरोपीय संघ है ये क्या है? एक क्षेत्रीय यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान भी क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन। देखिए यूरोपीय संघ जो है वह मेनली ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज मिलकर के बनाए हुए थे जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, जब USSR डिसॉल्व हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसमें जितने भी देश थे ईस्टर्न यूरोप के, वे सभी लोग मिलकर क्या बनाते हैं? यूरोपीय संघ बनाते हैं। हालांकि यूरोपीय संघ में वेस्टर्न यूरोप के भी कुछ कंट्रीज इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। वही अगर हम आसियान की बात करेंगे, ठीक है, तो जो आसियान है ये भी क्या है? एक क्षेत्र विशेष का संगठन है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो ये केवल क्षेत्रीय संगठन नहीं बल्कि ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करेंगे तो ये भी क्या है? इंटरनेशनल, यानी कि जो है कि इंटरनेशनल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फिर वहीं अगर बात अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि सुपर नेशनल संगठन में आप इसको शामिल कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सार्क की, तो सार्क भी क्या है प्यारे बच्चों? यह जो कि दक्षिण एशिया के देशों द्वारा बनाया गया संगठन, यानी यह भी एक क्षेत्रीय संगठन है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ऐसे संगठन इसमें दिख रहे हैं जो कि रीजनल है। पहला यूरोपियन यूनियन, आसियान और सार्क, यानी कि हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है? A, B और E। तो कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बेलो। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने बताया A, B और E सही है। तो A, B और E कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते बाबू, ठीक है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे प्रश्न पे पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सलूशन। यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि जो यूरोपीय संघ है, साथ साथ जो आसियान है और सार्क है, ये क्या है? क्षेत्रीय संगठन है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यानी यूरोपियन यूनियन एंड आसियान, ठीक है, एंड
आसियान एंड सार्क आर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हाइल यूनाइटेड नेशंस एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो कि मैंने आपको भी बता दिया। अगर हम आगे बात करें प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न पर दूसरा प्रश्न कहता है आइडेंटिफाई द कंट्री विच डज नॉट बिलोंग टू साउथ एशिया। ठीक है, कह रहा है कि उस देश की पहचान करिए जो दक्षिण एशिया से संबंधित नहीं है। और यह वाला जो प्रश्न प्यारे बाबू ये कब पूछा था बच्चे, यह पूछा था 2024 वाले में। ठीक है, 2024 वाले पेपर में। ठीक है, यानी 2024 में ही पूछा है। तो आप सभी को पता है साउथ एशिया की। ठीक है, तो साउथ एशिया में कौन शामिल नहीं होगा, 4 ऑप्शन दिया, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और चाइना। ठीक है, तो आप सभी को पता बेटा कि इसमें जो चाइना है यानी कि जो चीन है ना, यह क्या है, यह साउथ एशिया में शामिल नहीं है। जबकि अगर वही हम बात करें अन्य कंट्रीज़ की, वही हम अगर अन्य कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, तो ये सभी कंट्रीज़ क्या है प्यारे बच्चे, ये सभी कंट्रीज साउथ एशिया में शामिल हैं। ठीक, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री शामिल है बेटा। ठीक है, किसमें, साउथ एशिया की जब हम बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ इंक्लूडेड है। तो मैंने बताया था कि इसमें टोटल 7 कंट्रीज़ क्या हैं, इंक्लूडेड है। कितने बेटा, 7 कंट्रीज़, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आइए 7 कंट्रीज़ का हम लोग नाम जान लेते हैं प्यारे बबुआ। क्या जान लेते हैं, इसका नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया को शामिल करेंगे बेटा, क्योंकि इंडिया का है एक महत्वपूर्ण देश है साउथ एशिया का। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान भी शामिल होगा। ठीक, इंडिया, पाकिस्तान और उसके साथ बांग्लादेश भी शामिल होगा। क्या होगा बेटा, बांग्लादेश भी शामिल होगा। ठीक, देश, ठीक है, बांग्लादेश। ठीक, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ठीक है, तो इस प्रकार से 7 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको हम लोग साउथ एशिया में इंक्लूड करते हैं बेटा, शामिल करते हैं। जबकि जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो 2 देश ऐसे भी हैं जिनको हम केवल नाम लेते हैं, जैसे अफगानिस्तान। क्या बेटा, अफगानिस्तान और साथ ही साथ म्यांमार, ये 2 कंट्री ऐसे हैं जब कभी भी हम किसकी बात करते हैं, साउथ एशिया की बात करते हैं तो इन दोनों देशों का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन इनको साउथ एशिया में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश और था जिसका नाम था चाइना। क्या नाम है बेटा, चाइना। अब यह जो चाइना है बेटा, ठीक है, भले ही भारत का पड़ोसी देश है, अगर भारत साउथ एशिया में है तो उसको इस आधार पर लोग मानते हैं कि भाई ये साउथ एशिया का देश हो सकता है, लेकिन नहीं बेटा, जो ये जो आपका चाइना है यह ईस्ट एशिया का कंट्री है। ठीक है, तो चाइना भी नहीं है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न में यही पूछा था, चाइना ही दिया था, पूछा था कि बताइए, यानी कि आइडेंटिफाई द कंट्री विच डज नॉट बिलोंग टू साउथ एशिया, यानी कि उस देश का हमको पहचान करना था जो साउथ एशिया से बिलोंग नहीं करता, और वह कौन सा हो जाएगा बेटा, वह हो जाएगा चाइना। ठीक है ना, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते बेटा, इसके सोल्यूशन मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि चीन जो है दक्षिण एशिया का देश नहीं है, बल्कि चीन पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है, यानी चाइना इज नॉट अ कंट्री ऑफ साउथ एशिया, चाइना कम्स अंडर ईस्ट एशिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बेटा, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि द इंडस रिवर वाटर dispute between India and Pakistan was mediated by which of the following। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद की मध्यस्थता निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, पहले तो मैं आपको सिंधु नदी जल विवाद को समझा देता हूँ बेटा। किसको समझा देता हूँ, सिंधु नदी जल विवाद को मैं आपको पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, क्या बेटा, सिंधु नदी जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद। ठीक है, ये जो सिंधु नदी जल विवाद हुआ था ये किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो प्यारे बच्चों यह जो है कि भारत, ठीक है, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब जब बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था तो इंडस रिवर, सिंधु नदी कहाँ पे है, कहाँ से निकलते, तो मैं उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरे साथ आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है ना, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा।
ये भारत का मैं मान लेता हूँ कि ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि भारत का ऊपरी हिस्सा है बेटा, ठीक है, भारत का ऊपरी हिस्सा है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ पे क्या है आप सभी को पता है भूटान है। क्या है भाई, भूटान है, ठीक, नेपाल और भूटान हो गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक झील है जिसको हम लोग जानते हैं मानसरोवर झील के नाम से। किस नाम से, मानसरोवर झील के नाम से, मानसरोवर झील, लेक, ठीक है, यहाँ पे लेक है। क्या बेटा, यहाँ पे लेक है, उसका नाम क्या है, मानसरोवर लेक। अब इसी लेक से क्या होता है, नदी एक निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं इंडस रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु नदी, ठीक है। अच्छा, इसके आगे का भी थोड़ा सा एरिया मैं कवर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, ठीक है। अब आप लोग क्या करिएगा, ध्यान देना, मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे इतना कर दिया हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बेटा इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर है, ये क्या करता है, यहाँ पे तिब्बत है, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलता है और फिर कहाँ जाता है, भारत में जाता है, फिर यहाँ से जम्मू कश्मीर से फिर क्या होता है, ये पाकिस्तान में इंटर करता है। पाकिस्तान में इंटर करने के बाद ये क्या होता है, अंत में आके यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ पे कौन सा सागर है, अरब सी है। क्या बेटा, अरब सी है, ठीक है, अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर वाला जो क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके ये पूरा सागरी एरिया है, ये पूरा क्या है, सागरी, यानी कि यहाँ पे सी है, समुद्र, ठीक है। तो ये जो नदी है इंडस रिवर यहाँ पे आके गिर जाती है, ठीक। ये होगा सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की कई सारे सहायक नदियां हैं, कई सारी सहायक नदियां यानी जो आके इसमें मिलती हैं, ठीक है। जैसे तो एक नदी की बात करें, एक नदी तो यहाँ यहीं से निकलता है जिसका नाम है सतलज। ये यहाँ से निकलता है और आगे आ जाता है। यहाँ से एक नदी निकलता है, ये झेलम, ठीक है, ये यहाँ पे आता है, ठीक। यहीं से एक नदी निकलता है चिनाब, ये आगे जा करके यहाँ पे मिलता है सिंधु नदी में। और ये जो झेलम है, झेलम इसमें मिल जाता है, फिर यहाँ से सतलज भी इसी में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। उसके बाद एक और नदी है रावी, यहाँ से निकलती है और यहाँ पे आके मिलती है। और यहीं से एक नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ब्यास, और ये आके कहाँ मिल जाती है, सतलज में, ठीक है। तो ये पूरा नदी का जो पानी है मिल करके किसमें अंत में मिल जाता है, सिंधु नदी में। तो इस नदी का जो जल है, जल के उपयोग को लेकर के भारत और पाकिस्तान यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, विवाद चल रहा था। बात समझ गए। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए मीडिएटर का काम कौन किया था, उसको आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चे, किसको आपसे पूछ रहा था, सिंधु जल समझौता, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ। मीडिएटर का काम किसने किया था, तो मीडिएटर का काम करने वाला कौन था बेटा, यूएसएसआर था, यानी कि सोवियत संघ था। यहाँ पे सॉरी, मीडिएटर का काम विश्व बैंक ने किया था, वर्ल्ड बैंक ने, सॉरी बेटा, वर्ल्ड बैंक ने किया था। किसने, वर्ल्ड बैंक ने किया था, ठीक है। यूएसएसआर ने तो ताशकंद समझौता करवाया था, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, यानी कि विश्व बैंक की मदद से या फिर विश्व बैंक की मीडिएटर बनने से सिंधु नदी जल समझौता क्या होता है, खत्म, मतलब कि होता है, खत्म नहीं होता, होता है, ठीक है। बात समझ गए। और यहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको बता दिया कि जो सिंधु नदी समझौता था वो क्या था बेटा, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको बताने का कोशिश किया है और आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक है। आया है ना। अगर अच्छे समझ में आए तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है। मैं एक एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ूंगा, एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा और हो सकेगा मुझसे तो मैं रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है ना। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसका सलूशन में मैंने ऐड किया है कि जो सिंधु नदी जल समझौता है यह विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था और सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकल करके भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, यानी द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी मानसरोवर लेक एंड फ्लोज थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू द अरबियन सी, ठीक है। यानी कि जो अरब सागर है मानसरोवर लेक से निकलती है, फिर भारत पाकिस्तान होते हुए कहाँ चली जाती है,
अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, आगे ध्यान देना बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी सूची 1 को क्या करिए, सूची 2 से मिलान करिए। तो सूची 1 में क्या दिया है, कुछ देशों के नाम दिया है, कुछ कंट्रीज के नाम दिया है। वही अगर दूसरे देश में, दूसरे सूची में बात करें, दूसरे लिस्ट में बात करेंगे तो कह रहा है राजनीतिक घटनाक्रम दिया है, यानी कि एक तरह जो देश दिए है ना, इन देशों में कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं, यहाँ पे घटनाक्रम दिया है। आपको इन घटनाक्रम को क्या करना है, मैच करना है बेटा, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव दिया और यहाँ कई सारी घटनाएं दी गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, ठीक है, तो बेटा पाकिस्तान के इसमें से अगर आप देखिए ऑप्शंस के थ्रू, तो पाकिस्तान किसमें मिलेगा, पाकिस्तान जाकर के मिलेगा सैन्य तख्तापलट का सामना करना पड़ा। हाँ बेटा, देखिए पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट का सामना काफी ज्यादा बार करना पड़ा था। ठीक है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है ना, कहाँ पे बेटा, पाकिस्तान में। तो एक इसमें चला जाएगा, ए चला जाएगा डी में। ठीक, वहीं अगर बात करेंगे नेपाल की, ठीक है, अगर आप बात करेंगे नेपाल की, तो नेपाल जो है बेटा कहाँ जाएगा भाई, नेपाल 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना। बी कहाँ चला जाएगा, बी जाएगा बेटा सेकंड में। देखिए ये जो नेपाल है ना, 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। आपको याद है मैंने कितनी अच्छे से आपको बताया हुआ था। ठीक है ना, ये क्या बना था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। ठीक, वही बात करेंगे बेटा भूटान की, तो भूटान जो है ना कहाँ गया, हाँ भूटान जो है, भूटान में, हाँ भूटान जो बेटा, भूटान जाएगा 2 में। ठीक है, यानी जो भूटान है बेटा 2008 में क्या होता है, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है, बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे मालदीव की, तो बेटा जो मालदीव है, मालदीव क्या होता है, यहाँ पे 2005 में क्या होता है, बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है ना, क्या होता है, बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत होती है। तो अगर इस प्रकार से देखिए तो एक किसमें जाएगा, डी में। ठीक है, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है भाई, एक किसमें जा रहा है, डी में। तो यहाँ पे सी और ए ऑप्शन हमको शो कर रहा है। बी किस में जा रहा है, फर्स्ट में। बी इसमें फर्स्ट में जा रहा है, कहाँ, इसमें, अच्छा इसमें भी फर्स्ट जा रहा है, यानी अभी तक सही है। सी किस में जा रहा है, सी जा रहा है सेकंड में। सी का सेकंड कहाँ है भाई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। आपको देशों के घटनाक्रम को मैच करना था, मिलाना था। उसके बाद आपको कूट की सहायता से, यानी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, और नीचे जो ऑप्शन का कूट दिया गया है उसके माध्यम, कोड दिया गया है उसके माध्यम से आपको आंसर को चूज करना था। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से भी आपको सवाल मिलते हैं। ठीक है, ये PYQ है। ठीक है, ये पूछे गए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि इन विच ईयर डिड द इंडिया, पेन का साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इन विच ईयर डिड द इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड फॉर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, यानी IPKF टेक प्लेस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि भारतीय शांति सेना, जिसका नाम क्या है, IPKF, क्या है, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चे, IPKF। थैंक यू भैया। जिसका नाम क्या है, IPKF है। इसके लिए भारत श्रीलंका समझौता किस वर्ष हुआ था। भारतीय शांति सेना के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता कब होता है। तो बेटा आप सभी को, तो यहाँ से 4 ऑप्शन दिया, 86, 87, 88 और 89। तो बेटा आप सभी को पता है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1987। यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो अकॉर्ड होता है, जो समझौता होता है, वो कब होता है, 1987 में होता है। और क्यों होता है इसको बताते हैं चाय पीने के बाद। थोड़ा सा वेट करिए बस, क्योंकि चाय पिएंगे नहीं तो चाय हो जाएगा ठंडा, और चाय ज़रूरी है आपकी क्लास को लंबा और अच्छे से लेके जाने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए, क्योंकि यही क्या करता है, भूख को थोड़ा सा मैनेज करता है ना, क्योंकि दिन भर क्लास लेना है ना। ठीक है ना, तो भारत जो भारतीय शांति सेना थी IPKF, इसके लिए भारत और श्रीलंका के बीच समझौता कब होता है, 1987 में होता है। ठीक है, जल्दी से पी के हटाया जाए ना, मुझे भी अंदर से हो रहा है भाई मैं, हाँ कितना पढ़ा दूँ। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय शांति सेना, देखिए आप सभी को पता है यहाँ पे श्रीलंका के बीच और भारत सरकार के बीच ये समझौता क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखिए ये मैं मान लेता हूँ भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। यहाँ पे क्या है बेटा, श्रीलंका है, ठीक है ना।
श्रीलंका का जो ये वाला हिस्सा है, श्रीलंका का ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कौन बसे हुए थे, यहाँ पे तमिल बसे हुए थे। यहाँ पे कौन बसे हुए थे, यहाँ पे बेटा तमिल बसे हुए थे। कौन, तमिल। अब ये जो तमिल थे, ठीक है, इनको यहाँ पे अंग्रेजों ने बसाया था, लेकिन जब अंग्रेज चल गए तो यहाँ पे जो बाकी श्रीलंका का हिस्सा है, यहाँ पे जो है कि सिंहली समुदाय का क्या था, दबदबा था। अब यहाँ पे पूरे सिंहली समुदाय का दबदबा था और अल्पसंख्यक बन जाते हैं तमिल, ठीक है। तो तमिलों को यहाँ से हटाने के लिए सिंहलों ने यानी कि श्रीलंका सरकार ने भरसक कोशिश किया, लेकिन तमिल नहीं हटते हैं, बल्कि तमिलों, ये जो तमिल होते हैं ये क्या कर लेते हैं, एक अपना संगठन बनाते हैं LTTE, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिट्टे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या कहते हैं भाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिट्टे कहते हैं, ठीक है, लिट्टे कहते हैं। चूंकि तमिलों को भारत के तमिलनाडु राज्य से लेकर के आया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो श्रीलंका की सरकार भारत के साथ क्या करती है, संपर्क करती है, कहती है कि भाई आपके ही देश के हैं, अगर आप समझाएंगे तो हो सकता है कि क्या करे, समझ जाए, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका समझौता होता है, ठीक है, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका। अब ध्यान रखिएगा, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच जो ये समझौता होता है, ये कब होता है, यह होता है 1987 में। और जब 1987 में यह समझौता होता है तो इस समझौते के तहत यह तय होता है कि भारत जो है एक सेना भेजेगी श्रीलंका में, ठीक है। भारत क्या करेगी, भारत सेना भेजेगी, भारत सेना भेजेगी। और इस सेना का नाम क्या था, इस सेना का नाम था IPKF। IPKF का जो अगर हम फुल फॉर्म आपसे कहें तो इसका नाम है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। इसका नाम क्या हो जाता है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। क्या नाम था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, यानी कि भारतीय शांति सेना इसका नाम था। क्या था भाई, भारतीय शांति सेना। अब ये जो भारतीय शांति सेना भेजा जाता है बेटा कहाँ पे, श्रीलंका में। कब भेजा जाता है, 1987 में। और इसके लिए समझौता भारत और श्रीलंका के बीच कब होता है, अकार्ड कब होता है, ट्रीटी कब होता है, तो 1987 में होता है बेटा। ट्रीटी नहीं कहेंगे हम, समझौता ही कहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्या होंगी, अच्छे से क्लियर हुई होंगी। क्लियर है ना सभी को, ये सारी चीजें सभी को अच्छे से क्लियर है ना, ठीक है। अगर क्लियर है तो मुझे जरूर बताइएगा। आइए क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसको मेंशन भी किया है कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, जो समझौता हुआ था 1987 में हुआ था, जिसके तहत भारत ने क्या किया, श्रीलंका में IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को क्या किया था, श्रीलंका में भारत ने भेजा था। अगले प्रश्न पे बढ़े तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सिलेक्ट साउथ एशिया कंट्री व्हिच वाज सल्तनत टिल 1968 व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिपब्लिक विथ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कह रहा है कि दक्षिण एशिया के ऐसे देश का चयन करिए जो 1968 तक तो क्या था, एक सल्तनत था, लेकिन बाद में क्या होता है, इसे सरकार के राष्ट्रपति रूप के साथ एक गणतंत्र में बदल दिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति रूप के साथ क्या कर दिया, इसको एक गणतंत्र में बदल दिया गया। यानी पहले यह सल्तनत था, अभी क्या हो गया है, रिपब्लिक हो गया है, ठीक है। तो वह कौन सा देश है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, श्रीलंका, भूटान, नेपाल या मालदीव। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बेटा मालदीव। वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मालदीव, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या बेटा आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ना, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ मैंने मेंशन किया है कि मालदीव इज अ कंट्री इन साउथ एशिया विच वाज अ सल्तनत अंटिल 1968 एंड लेटर बिकम अ रिपब्लिक। और बाद में क्या होता है, रिपब्लिक बन जाता है, यानी कि गणतंत्र बन जाता है, ठीक है। आगे एक प्रश्न है कि अ कंट्री इन साउथ एशिया दैट विटनेस्ड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जातीय संघर्ष। क्या होता है बेटा, जातीय संघर्ष होता है। क्या होता है बेटा, जातीय संघर्ष होता है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द तमिल एंड सिंगलीज कम्युनिटीज, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि दक्षिण एशिया का एक देश जो तमिल और सिंघली समुदाय के जातीय संघर्ष का साक्षी रहा, वह कौन सा है। तो अभी मैंने बताया, तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तमिल और सिंघली के ये जो सिंघली समुदाय के बीच थे समझौता हुआ था, अकार्ड हुआ था, आपको पता है वो किस देश के हैं, वे कहाँ गए, श्रीलंका के। और श्रीलंका के बारे में पूरी कहानी मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे पीछे कहाँ गया जी,
यहाँ पे सारी कहानी मैंने आपको बता दी बच्चों, ठीक है, बात समझ गया ना। ठीक, आगे भी चर्चा करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन ये भी हो गया, अच्छा ये प्रश्न हो गया, ठीक है। आगे कर देखिए, दक्षिण एशिया का श्रीलंका ऐसा देश है जिसमें तमिल और सिंघल समुदाय के बीच क्या होता है, जाति संघर्ष होता है, यानी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है। यानी श्रीलंका इज अ कंट्री इन साउथ एशिया वेयर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस बिटवीन तमिल एंड सिंगलिश कम्युनिटीज, ठीक है ना। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी बेटा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न कह रहा है विच आर द टू कंट्रीज बिटवीन विच द सर क्रिक डेमोक्रेशन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड। कह रहा है कि वे कौन से दो देश है जिनके मध्य क्या होता है, सर क्रिक सीमांकन समझौता हुआ था। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाता हूँ, जो सर क्रिक समझौता हुआ था, ये जो सर क्रिक लाइन है ये है कहाँ पे, तो ये गुजरात राज्य में है, ठीक है, और ये तटीय इलाका है, पाकिस्तान से सटा हुआ है। कहाँ पे, पाकिस्तान से सटा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक। इसकी लंबाई मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है बेटा, लेकिन हाँ ये जो सर क्रिक रेखा है कहाँ है, गुजरात राज्य में। तो वहाँ अच्छा, चूंकि पाकिस्तान जो है गुजरात राज्य से भी सटा हुआ है, तो गुजरात राज्य में जो सर क्रिक रेखा है वही जो समझौता होता है वो किसके बीच होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बेटा, किसके बीच होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच होता है। और आपसे ये प्रश्न कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ दिया, बताओ भाई सर क्रिक समझौता कहाँ है या फिर किस राज्य में भारत के, ठीक, तो गुजरात राज्य में है, ठीक। सर क्रिक समझौता किनके बीच हुआ, तो भारत पाकिस्तान आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, मैंने मेंशन किया कि सर क्रिक एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला प्रश्न कह रहा है कि विच पार्टी लेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जो ईस्ट पाकिस्तान था यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के संघर्ष का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था। पूर्वी पाकिस्तान के जो आज़ादी का संघर्ष था उसका नेतृत्व किस पार्टी ने किया था। चार पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग या आवामी लीग या बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो बेटा आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, फिर उत्तर पर हम आते हैं, ठीक है ना। आपको मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है बच्चे, ध्यान देना। मैं मान लेता हूँ ये क्या है, भारत है अपना, ठीक है। चलिए मतलब समझने लायक बन गया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, समझिएगा। छोटा है क्या और बड़ा कर दे, नहीं इतना बहुत काफ़ी है, ठीक है। समझना बेटा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, BD यानी कि बांग्लादेश है, यहाँ पे PAK यानी कि पाकिस्तान है, ठीक है। देखना बेटा, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। किसके हिस्सा हुआ करते थे, भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। उसमें ब्रिटिश भारत था। मैं अगर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्रिटिश भारत, क्या लिख रहा हूँ मैं, ब्रिटिश इंडिया, BRITISH, ब्रिटिश इंडिया। ये जो बेटा ब्रिटिश इंडिया है ना, इसमें 3 कंट्री शामिल थे उस समय आपका इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान और साथ ही साथ कौन बेटा, इंडिया के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये तीनों देश मिलकर के क्या थे, ये तीनों देश मिलकर के ब्रिटिश इंडिया थे, यानी कि पूरा इंडिया था, ठीक। हालांकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, डिवाइडेशन होता है 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान के रूप में होता है, ठीक। और पाकिस्तान के 2 हिस्से थे बेटा, ठीक है, पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। आप कहेंगे 2 हिस्से कौन कौन, तो ये जो वर्तमान में पाकिस्तान है ना, इसको हम लोग कहते थे वेस्टर्न पाकिस्तान। क्या कहते थे, वेस्टर्न पाकिस्तान कहते थे बेटा, क्या कहते थे, वेस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। और ये जो बांग्लादेश है ना, इसको हम लोग क्या कहते थे, ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे बेटा, ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे, ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। अब बेटा जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, वेस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है, दोनों क्या बन गया, पाकिस्तान। और लेकिन जो शासन चलाया जाता था वह वेस्टर्न पाकिस्तान से चलाया जाता था, जो गवर्नेंस है, ठीक है, जो शासन था। अब चूंकि ये जो
बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान बना था, ये बंगाल को काट के बना था। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ, देखिए बंगाल जो स्टेट है मैं यहाँ पे उसको भी लोकेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा मोटे पेन से करता हूँ। ठीक, ये जो आपका पूरा ये है ना, यहाँ से लेके ये वाला पूरा एरिया था। ठीक है, ये पूरा बंगाल है। ठीक, बंगाल था, बंगाल को 2 भाग में डिवाइड किया गया धर्म के आधार पे। ठीक है, जब पाकिस्तान बट रहा था तो जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे उसको पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। ठीक है, बांग्लादेश को 2 भाग में डिवाइड किया गया, पूर्वी बांग्लादेश और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल था, बांग्लादेश में बंगाल था। ठीक, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो जो पश्चिमी बंगाल वो भारत में रहा और अभी भी पश्चिमी बंगाल को क्या कहते हैं, पश्चिमी बंगाल ही कहते हैं। जबकि अगर देखेंगे दिशाओं के अनुसार तो भारत में जो पश्चिम बंगाल है पूरब की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, लेकिन हम लोग उसको वेस्ट बंगाल कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं, क्योंकि बंगाल का हम लोग को पश्चिमी हिस्सा मिला है। ठीक, तो जो पूर्वी हिस्सा था वो क्या बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। और पाकिस्तान जो है कि एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में बनता है और पाकिस्तान की जो राजभाषा वगैरह है, जो कल्चर है, बिल्कुल डिफरेंट था बंगालियों से। वहाँ की भाषा उर्दू, वहाँ का कल्चर अलग। तो यहाँ के जो पाकिस्तान के जो लोग थे ये अपना, यानी कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो अपना कल्चर, अपना भाषा इनके ऊपर थोपना चाहती थी। तो यहाँ पे एक व्यक्ति थे शेख मुजीब। कौन थे बेटा, शेख है मुजीबुर रहमान, उनका पूरा नाम है। ठीक है, क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब उर रहमान। ठीक है, इनकी एक पार्टी थी बेटा, इनकी एक पार्टी थी और उस पार्टी का नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था आवामी लीग। ठीक है, क्या था, आवामी लीग। और यही आवामी लीग पार्टी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, लीडरशिप में क्या होता है, पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान के लिए क्या करता है, ऑटोनॉमी की डिमांड करता है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे मिल गया हो कि वह पार्टी कौन थी, तो कौन थी बेटा, आवामी लीग थी। और जब ये स्वतंत्र कर रहा, मतलब कि मेहनत कर रहा होता है, तो आपको पता है उसमें इंडिया की नेता थी, कौन थी, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को यानी शेख मुजीबुर रहमान को सहायता दिया, पैसे से भी, यानी कि इकोनॉमिक एड भी देती है और साथ साथ मिलिट्री एड भी देती हैं। ठीक, और इसी चीज़ को लेकर के वेस्ट पाकिस्तान क्या करता है, भारत के ऊपर हमला कर देता है। और ये घटना कब होती है, 1971 में बेटा। ठीक है, तो 1971 में क्या होता है, इंडो पाक वार भी हो जाता है। इसी के साथ क्या हो जाता है, इंडो पाक वार भी हो जाता है। और जब इंडो पाक वार होता है तो इसी के समय क्या होता है, बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। इंडो पाक वार का मतलब बांग्लादेश क्राइसिस। कौन सा क्राइसिस बेटा, बांग्लादेश क्राइसिस। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछे बांग्लादेश संकट कब हुआ था, तो 1971 में, यानी कि उसी को क्या होता है, आज़ाद होने के बाद में क्या होता है, इंडो पाक वार होता है, इसी के लिए होता है। और बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन जाता है। ठीक है ना, आइए इतनी बातें क्लियर है। तो कौन सी पार्टी थी भैया, कौन सी पार्टी थी जो आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो आवामी लीग थी। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मैं वहां पे डायरेक्ट कर सकता था उत्तर। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर न बताने का कारण ये है कि पहले मैं आपको भूमिका में लेकर के चलूँ कि चीज़ें कैसी कैसी हुई थी, है ना। और आप सभी को मैंने बताया हुआ, फिर से मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ, इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। और ये जो पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, इसी के तहत हम आपका सब कुछ कवर कर देंगे बेटा। ठीक है, जो लोग फ्री वाले हैं, जो फ्री चाहते थे, उनके लिए तो भाई एकदम, है ना, क्या कहते हैं भाई, मतलब रामबाण चीज़ें हैं, है ना, एकदम सटीक चीज़ें हैं। पीवाईक्यूज तक पूरा आपका कवर भी कर दे रहे हैं, प्लस थियरी तो दे ही रहे हैं, है ना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोल्यूशन यहाँ पे मेंशन किया, सोल्यूशन अब क्या ही बताया आपको, सब कुछ हमने बता दिया, फिर भी बता देते हैं। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान दैट इज बांग्लादेश वाज लेड बाय द आवामी लीग पार्टी। ठीक, द हेड ऑफ द आवामी लीग पार्टी वाज शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, आगे ध्यान देना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द टू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है, यानी कि सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट को हमको खोजना है। पहला स्टेटमेंट है कि बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन रूल। आपको सत्य कथन का चूज करना है। ठीक है, तो भाई ये तो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, आपको सही नहीं लग रहा है क्या, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। बांग्लादेश में भी और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी क्या होता है, मिलिट्री रूल चलता है, और बाद में क्या होता है, सिविलियन रूल, यानी कि आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक, यानी कि जनता का शासन भी होता है। ठीक, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि नेपाल वाज
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टिल 2004। ठीक है, कह रहे कि जो नेपाल है 2004 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, मोनार्की राजतंत्र रहा, यानी कि 2004 तक नेपाल क्या रहा, संवैधानिक राजतंत्र रहा नहीं, नहीं भाई नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, कह रहे कि मालदीव बिकम डेमोक्रेसी फ्रॉम सल्तनत इन 1968। हाँ, ये तो सही है कि मालदीव जो है 1968 में सल्तनत से लोकतंत्र बन गया। तो ये 1968 तक क्या रहा था, सल्तनत रहा था, लेकिन 1968 के बाद क्या हो गया, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गया। डी कह रहा है, यानी ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। श्रीलंका हैज बीन अंडर मिलिट्री रूल सिंस इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम दी ब्रिटिश। कह रहा है कि जो अंग्रेज हैं, ठीक है, अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्ति के समय से श्रीलंका में सैन्य शासन चल रहा है, यानी तब से लेकर के अब तक चल रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है। क्या श्रीलंका में सैनिक शासन है क्या भाई, बिल्कुल नहीं है ना, तो इसको गलत करिए। ठीक, ये अगर देखें तो कह रहा है कि भूटान बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 2008, यानी भूटान क्या 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। तो बेटा ये भी क्या है, सही है, ये भी क्या है, सही है। यानी सही कौन कौन सा मिला, ए, सी और ई। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, सी, ई। अब ए, सी, ई कहाँ है बेटा, ए, सी, ई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बबुआ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए, सी और ई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच सीक्स टू लिंक साउथ ईस्ट एशिया थ्रू म्यांमार, थ्रू द म्यांमार। यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अंग है, जो कि म्यांमार के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध जोड़ना चाहता है। तो बड़ा अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, आपको याद है जब मैं आपको भारत पाकिस्तान संबंध, भारत मालदीव संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, भारत भूटान संबंध, ठीक है, इन सब के बारे में बता रहा था मैं, तो वहीं पे भारत बांग्लादेश का संबंध भी मैंने आपको बताया था। तो जो बांग्लादेश है बेटा, ठीक है, जो बांग्लादेश है ये क्या है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कौन सा भाई, भारत, देखिए पहले क्या था, पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी था। ठीक है, बात समझ रहे हैं, लेकिन बाद में लुक ईस्ट पॉलिसी क्या हो गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया। क्या हो गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गया। और ये कब से हुआ बेटा, 2014 से, जब क्या होती है, बीजेपी की सरकार आती है। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। चूंकि बांग्लादेश जो है लुक ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा था, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब ये था कि पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब था कि पूर्व की ओर देखो। भारत क्या कर रहा था, अपने पूर्व की तरफ जितने भी कंट्री है, ठीक है, अगर उसको देखा जाए तो वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होती है। ठीक है, तो उनकी तरफ देखने का मतलब ये था कि उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए प्रयास करने के लिए था। ठीक है, कि भैया हमको क्या करना है, अपने संबंध को अच्छे रखने हैं। तो भारत भी इसी नीति का हिस्सा हो जाता है और क्या कर रहा होता है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे उनके साथ अपने संबंध को बनाने में लगा हुआ था। ठीक, और चूंकि अगर साउथ ईस्ट में जाएंगे तो भारत से सटा हुआ कौन है, म्यांमार मिल जाएगा। तो म्यांमार के रास्ते ही तो आप क्या कर पाएंगे भाई, सबके साथ अपना संबंध जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे वही प्रश्न था। क्लियर है ना, वेरी गुड। अगला प्रश्न, यहाँ मैंने मेंशन किया कि बांग्लादेश जो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अंग है, यानी कि बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच सीक्स टू कनेक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया थ्रू म्यांमार। बांग्लादेश वाज अर्लियर नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश को क्या कहा जाता था, पहले पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। मैंने आपको पीछे इसकी कहानी बताया। बांग्लादेश क्या भाई, भारत का एक पड़ोसी देश, यानी यह एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया का। ठीक, अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर अफगानिस्तान बिकम मेंबर ऑफ सार्क, यानी किस वर्ष अफगानिस्तान सार्क के सदस्य बना या फिर बन गए। ठीक है, किस वर्ष जो अफगानिस्तान है सार्क का सदस्य किस वर्ष बना। तो भाई इसको आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिया 2005, 2007, 2009 या 2011। तो पहले उत्तर बता देते, फिर सार्क के बारे में आपको अच्छे से हम समझाते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2007। यानी 2007 में क्या है, आपका अफगानिस्तान भी
सार्क का सदस्य बनता है। ठीक है, यानी कि जो अफगानिस्तान है वह 2007 में क्या होता है, सार्क का सदस्य बनता है। तो आइए पहले सार्क के बारे में आपको अच्छे से बता देता हूं बेटा, अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, सार्क SAARC, अगर हम बात करेंगे इसके फुल फॉर्म की बेटा, तो देखिए सार्क को जो हिंदी है ना, इसको हिंदी का जो छोटा फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, इसको क्या कहते हैं, दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षेस कहते हैं। तो हम लोग दोनों का फुल फॉर्म यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, अंग्रेजी में क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी इसका हिंदी का अर्थ क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन। या फिर आप सीधे कह सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, आप ये भी डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ गए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यहाँ से मैं राष्ट्रों को हटा देता हूँ, नहीं कई बार क्या होता है लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी आ जाता है। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब बेटा ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, ठीक है, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, ये फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ये फुल फॉर्म हो गया। अब फुल फॉर्म हो गया तो इसके बारे में थोड़ा सा अन्य चीजों को आइए जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे क्या पूछता है, इसकी स्थापना के बारे में भी पूछता है आपसे। क्या पूछता है, इसकी स्थापना के बारे में पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। ठीक, उसके बाद स्थापना के समय कितने देश थे इसमें, स्थापना के समय सदस्य देश, मेंबर कंट्री, सदस्य देश, यानी स्थापना के समय इसमें कितने देश थे। ठीक, तीसरा चीज पूछता है कि इसमें वर्तमान में कितने देश हैं, वर्तमान में सदस्य देश, वर्तमान में सदस्य देश। उसके बाद चौथा चीज आपसे पूछता है कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, सार्क का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चार चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, ये आपसे चार चीजें पूछी जाती हैं सामान्यतः। तो आइए इन चारों के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ बेटा। ठीक है, इन चारों के ही बारे में आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो अगर आपसे पूछे इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या बेटा, 8 दिसंबर 1985, यानी 8 दिसंबर 1985 को। और जब आपसे पूछे कि इसमें स्थापना के समय कितने कंट्रीज शामिल थे, तो उस समय 7 कंट्रीज थे। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे कितने कंट्रीज हैं, तो 8 देश है। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है नेपाल, काठमांडू में है। कहाँ बेटा, काठमांडू। और काठमांडू जो बेटा नेपाल की राजधानी है। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज आपको मैं यहाँ पे और याद दिला देता हूँ। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और याद दिला देता हूँ। ठीक है ना, चलिए आइए, इसमें जो कंट्रीज शामिल है, जो देश शामिल है, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे आपको क्या कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। आइए समझ लेते हैं वे कौन कौन से कंट्रीज थे। ठीक है, तो ध्यान देना प्यारे बच्चे, ध्यान देना आप सभी लोग। आप कह रहे होंगे मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको याद करवाने के लिए जुगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, वर्तमान में तो 8 देश है। ठीक है, 8 देशों की बात करेंगे। ठीक है, 8 देश कौन कौन से बेटा, आइए 8 देशों के हम लोग नाम लिख लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका मालदीव। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, मालदीव हो जाएगा, मालदीव। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बांग्लादेश हो गया तो भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, भूटान। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं इसको।
इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, और फिर क्या है बेटा, नेपाल है। फिर क्या है, नेपाल है। इसको याद करने का ना जो ट्रिक है ना, यहाँ पे मैं ट्रिक ही लिख रहा था, ठीक है, एक बात ध्यान देना। इसको याद करने का जो ट्रिक है, MBBSPAIN, यानी कि MBBS का पेन, ठीक है। M से क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, मालदीव, B से क्या हो गया, भूटान, फिर B से क्या हो गया, बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। यानी कि MBBS का पेन से आप क्या कर लेंगे, इनको पूरा याद कर लेंगे बेटा। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान जो है कि इसका सदस्य कब बना, तो 2007 में बना है। कब बना है, 2007 में सार्क का सदस्य बनता है। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन विच ईयर अफगानिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ सार्क, यानी किस वर्ष अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बनता है, तो 2007 में बनता है। अब मुझे नहीं लगता कि सार्क से अगर कोई प्रश्न पूछे तो छूटना चाहिए, है ना, ठीक है, बात समझ गए ना। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है, यानी कि अफगानिस्तान बिकम अ मेंबर ऑफ सार्क इन 2007। सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985, 8 दिसंबर 1985। At the time of its establishment, SARC had a total of 7 members, and SARC is headquartered in काठमांडू, और सार्क का जो मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में है। अगला 13वां प्रश्न कह रहा है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना कब हुई, तो अभी मैंने बताया, तो आप बिना हिचके क्या करिएगा, 1985 को करिएगा, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा इसकी स्थापना एग्जैक्ट कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशिया या इन साउथ एशियन रीजन वाज, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला, यानी कि लिबरलाइज करने वाला पहला कंट्री कौन था, तो बेटा वह कौन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका। यानी श्रीलंका ने क्या किया था, श्रीलंका दक्षिण एशिया का वह पहला देश है जिसने अपने अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया, यानी कि उदार बनाया था बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने मेंशन किया श्रीलंका वाज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशियन रीजन टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। अगला प्रश्न क्या बेटा, अगला प्रश्न कह रहा है कि द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955 इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज, यानी कि जो 1955 में क्या होता है बेटा, 1955 के अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन को लोकप्रिय रूप से भी जाना जाता है, यानी लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है बेटा, ठीक है, शिमला समझौता यानी शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, पेरिस अकॉर्ड या फिर बांडुंग कॉन्फ्रेंस। तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, बांडुंग कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। देखना बेटा मेन कारण मैं बता दूं, देखिए जो लेट 1940s यानी कि जो 1940 का दशक था उसके उत्तरार्ध में क्या हो रहे थे, बहुत सारे कंट्री आज़ाद हो रहे थे और हमारा भारत भी 1947 में आज़ाद होता है, ठीक। तो जितने भी देश लेट 1940s में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंट्री को एक करने के लिए, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, एक सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो सम्मेलन होता है कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, इंडोनेशिया में होता है। अभी जो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया का एक शहर था बांडुंग। कहाँ होता है बेटा, इंडोनेशिया का एक शहर था बांडुंग। तो इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में होता है ये कॉन्फ्रेंस, यह जो है कि सम्मेलन। इसीलिए जो 1955 में, अच्छा ये जो सम्मेलन बुलाया गया था, ये कब बुलाया गया था, यह बुलाया गया था 1955 में, चूँकि कहाँ हुआ था, बांडुंग सम्मेलन में हुआ था। और जो लेट 1940s था, इस समय जो है कि मेनली एशिया और साथ ही साथ
एशिया और अफ्रीकन कंटिनेंट के जो कंट्रीज थे वो क्या हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे बार बार। ठीक है, बार बार का मतलब नहीं है, बार बार का मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पे बहुत सारे देश ऐसे थे, बहुत सारे कंट्री ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट हो रहे थे, और ये सभी मिल करके 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एक सम्मेलन करते हैं, और इसको क्या नाम दिया जाता है, बांडुंग सम्मेलन। और यहीं पे क्या होता है, गुट निरपेक्षता का नींव पड़ता है। और ये सम्मेलन किस लिए हुआ था, आप सभी को पता है कि जब कोल्ड वार हुआ था तो पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, दो ध्रुवी हो चुकी थी, बाइपोलर हो चुकी थी, और जो देश आज़ाद हो रहे थे वे देश दोनों सुपर पावर्स में से किसी एक में चले जा रहे थे, चाहे तो यूएसए की तरफ, चाहे तो यूएसएसआर की तरफ। तो इससे बचने के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया गया था कि भाई इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसी का फलस्वरूप क्या बनता है, फिर बाद में 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसको तो मैंने बता दिया कि द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1955। दिस कॉन्फ्रेंस इज नोन एज द बांडुंग कॉन्फ्रेंस एंड दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बांडुंग सिटी ऑफ इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है बेटा कि निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल आर्डर। पहला है द ताशकंद एग्रीमेंट यानी कि ताशकंद समझौता, द पंचशील एग्रीमेंट यानी पंचशील समझौता, द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विथ द सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की संधि, और चौथा है शिमला एग्रीमेंट यानी कि शिमला समझौता। ये सब समझौते कब हुए हैं, इनको ऑर्डर में लगाना है कि कब कब हुए हैं। जो सबसे पहले हुआ पहले उसको, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद आपको क्या करने हैं, सजाना है। ठीक है, बात समझ गए ना, सजाना है। तो आइए मैं आपको बता, पहले तो सजा लीजिए, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके अनुसार क्या करना है, यानी कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए ऑप्शंस के माध्यम से क्या करना है, हमको उत्तर चूज करने। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो ताशकंद ट्रीटी होता है कब होता है, ये 1966 में होता है। ठीक है, कब होता है, 1966 में होता है। और 1966 में जब होता है, ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ताशकंद ट्रीटी। ठीक है, ताशकंद ट्रीटी। ठीक है, ये जो ताशकंद ट्रीटी होता है, ठीक है, ताशकंद ट्रीटी होता कहाँ है, ताशकंद में होता है। ताशकंद ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है, लेकिन तत्कालीन समय में यूएसएसआर की हिस्सा थी, यूएसएसआर का हिस्सा थी। यानी है जो आज उज्बेकिस्तान है ना, उसमें सोवियत संघ का हिस्सा था, तो सोवियत संघ की मदद से क्या होता है, यह ट्रीटी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ कि यह जो ट्रीटी होता है यह सोवियत संघ की मदद से होता है। यह संधि होता है किसके मदद से, सोवियत यूनियन के। ठीक है, अब ये जो ट्रीटी होता है ये होता क्यों है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि 1965 में क्या होता है, इंडिया पाक वार होता है, इंडो पाक वार होता है। कब होता है, ये होता है बेटा 1965 में। जब ये इंडो पाक वार होता है तो सोवियत यूनियन क्या करता है, इसके लिए समझौता कराने के लिए अपने पास बुलाता है, ताशकंद में बुलाता है बेटा। ठीक है, ताशकंद में बुलाता है, समझौता होता है। और बेटा ध्यान रखना, यही ताशकंद में क्या होता है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो शास्त्री जी की क्या हो जाती है, ताशकंद में ही मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करने, याद करने हैं। तो ताशकंद ट्रीटी आपको समझ में आया, ये कब हुआ था, इंडो पाक वार कब हुआ था, 1965 में, और ताशकंद समझौता कब होता है, 1966 में हुआ था। ठीक है, मैंने कहीं मेंशन नहीं किया क्या, पाक वार कब हुआ, 1965 में, और जनवरी 1966 में क्या होता है बेटा, ताशकंद ट्रीटी यानी कि ताशकंद समझौता होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ताशकंद समझौता तो 1966। पंचशील समझौता कब हुआ था, तो हुआ था 1954 में, और यह हुआ था भारत और चीन के बीच। ठीक, सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता, तो आपको पता है प्यारे बच्चे ये कब हुआ था, यह जो ट्रीटी होती है 1971 में होता है। कब होता है, क्योंकि 1971 में भी क्या होता, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, वही जो बांग्लादेश क्राइसिस आया था। ठीक, तो उस समय पाकिस्तान को यूएसए हेल्प कर रहा था, यूएसए मदद कर रहा था, और भारत को कौन मदद करने आ गया, सोवियत संघ। तो भारत ने क्या किया, सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर लिया, और इसके लिए जो ट्रीटी होता है ना बेटा, 20 ईयर के लिए क्या होता है,
ये जो मित्रता वाला संधि होता है कितने साल के लिए होता है? 20 साल के लिए होता है। शिमला समझौता कब होता है? तो ये जो 1971 वाला युद्ध होता है तो उसके बाद क्या होता है? पाकिस्तान और भारत के बीच, किसके बीच? इंडिया और साथ ही साथ पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच क्या होता है बेटा? शिमला समझौता होता है। और कब होता है? 1972 यानी कि 1972 में होता है। तो 66, 54, 71, 72 यानी पहले क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, BACD। BACD कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? बड़े अच्छे से हर एक पहलुओं को समझते हुए चलना है बाबू। ठीक है, अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, एग्जाम में गलती करेंगे। ठीक है, तो हम आपको गलती नहीं करने देंगे, बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मालवी एकेडमी के साथ। हम आपको हर एक चीज को प्रोवाइड करा देंगे, मुहैया करा देंगे। आइए बेटा आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे। देखिए मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1966। कब हुआ था बेटा? इन 1966। और आगे कह रहा है दिस एग्रीमेंट वाज साइंड आफ्टर दी 1965 इंडो पाक वार। यानी जो ताशकंद ट्रीटी था ये कब हुआ था? इंडो पाक वार जो 1965 में हुआ था उसके बाद। दिस एग्रीमेंट वाज मीडिएटेड बाय द सोवियत यूनियन। और ये जो ताशकंद समझौता हुआ था वह किसकी मध्यस्थता से हुआ था? तो सोवियत यूनियन के। द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1954। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको सब कुछ ऊपर। द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन वाज साइंड इन 1971। ये भी मैंने आपको बता दिया। और शिमला समझौता की बात करें यानी कि शिमला एग्रीमेंट की, तो द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन जुलाई 1972 and this agreement was signed between India and Pakistan and this agreement was signed after the 1970 war between India and Pakistan। अब अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साफ्टा केम इनटू फोर्स फ्रॉम, यानी कि जो साफ्टा है वह कब से लागू होता है? ठीक है, साफ्टा कब से लागू किया गया था बेटा? 4 ऑप्शन, 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2006, 1 अप्रैल 2004 और 1 अप्रैल 2005। तो बेटा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 जनवरी 2006। 1 जनवरी 2006 को क्या होता है बेटा? साफ्टा पे साफ्टा लागू होता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र था। ठीक है, तो जो साफ्टा है इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो आपसे कई बार तो साफ्टा का क्या पूछ लेगा? फुल फॉर्म। और ये जो साफ्टा एग्रीमेंट है, साफ्टा एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2002, यानी कि साफ्टा समझौता का होता है 2002 में होता है। साफ्टा वाज साइंड इन 2004, सॉरी साफ्टा जो एग्रीमेंट होता है ना, साफ्टा एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन 2002 and SAFTA was signed in 2004 and it come into force on 1 जनवरी 2006। देखिए जो साफ्टा था ना उसके लिए एग्रीमेंट कब होता है, समझौता कब होता है? 2002 में ही हो जाता है। और उस पर हस्ताक्षर कब होता है? 2004 में। और साफ्टा लागू कब होता है? तो 1 जनवरी 2006 से लागू होता है। ठीक है ना, आई होप सभी क्लियर होगा। दिस एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन सार्क मेंबर्स। और अगर आपसे पूछे ये जो साइन हुआ था किया कौन था, तो बेटा ये जो है यह समझौता सार्क सदस्यों के बीच हुआ था, यानी जो सार्क में शामिल है देश वही लोग किए थे। और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि इसका फुल फॉर्म क्या बेटा? इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। यानी कि जो दक्षिण एशिया के कंट्रीज है ना, इनके बीच जो व्यापार के लिए जो शुल्क लगता है, सीमा शुल्क लगता है, उसको कम कर दिया जाए ताकि व्यापार को बढ़ावा मिले। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन लोकेटेड। तो मुख्यालय तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नेपाल और काठमांडू। ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ चलिए। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। इसमें शुरुआत में कितने सदस्य थे? 7 थे। अभी कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। याद कैसे रखने हैं? तो याद रखना है हमको MBBS पेन से, MBBS पेन से। ठीक, यम का मतलब मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल, ऐसे याद रखना है। ठीक है ना, आइए
आगे है कि श्रीलंका में जाति संघर्ष, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका इज फॉल्स। कह रहा है कौन सा कथन जो है कि गलत है। ठीक है, श्रीलंका में जाति संघर्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है बेटा, गलत है। कई बार क्या होता है, कौन सा कथन बस इतने लोग पढ़ के चल देते हैं, हाँ चलो भैया सत्य ही पूछा होगा, भाई कोने भी पढ़ लेना, लास्ट में भी पढ़ लेना, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक, तो पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि देयर वाज नो पॉलिटिकल इक्वलिटी इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में कोई जातीय समानता नहीं थी। तो भाई ये तो सही था, भाई जाति समानता वहां पे नहीं था, ये तो सत्य कथन है। ठीक है, ये क्या है, ये सत्य कथन है। हमको क्या पूछा है, गलत पूछा है। दूसरा कह रहा है कि तमिल ईलम के मुक्ति संघर्षों को सार्क देशों द्वारा समर्थित किया गया था। नहीं भाई, यही हो जाएगा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम वेयर सपोर्टेड बाय द सार्क कंट्रीज। तो नहीं, LTT यानी लिट्टे को सार्क कंट्रीज सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, सपोर्ट अगर करता तो भारत अपना IPKF वहां पे भेजता क्या भाई, नहीं भेजता, जाहिर सी बात है। तो बी क्या है, गलत है। बाकी सी क्या है, इंटरेस्ट ऑफ तमिल्स वेयर नेग्लेक्टेड, यानी तमिलों के हितों की उपेक्षा की गई। तो हाँ बेटा, तमिलों के हितों की उपेक्षा की गई थी श्रीलंका में। ठीक, श्रीलंका में राजनीति ने खुले तौर पर सिंहलों का पक्ष लिया। हाँ भाई, श्रीलंका में सिंहली समुदाय क्या था, दबदबा था। तो वे लोग क्या चाहते थे, श्रीलंका सरकार क्या चाहती थी कि जो श्रीलंका है वो केवल सिंहली समुदाय के लिए है, तमिलों के लिए नहीं है। बात समझ गया ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तो सही है, लेकिन आपसे गलत पूछा था तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है LTTE स्टैंड्स फॉर, यानी LTTE का पूरा नाम क्या है। तो बेटा इसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। आप कहेंगे कि ये जो लिट्टे है ये क्या है बेटा, LTTE है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, सब कुछ, कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो ये जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा था बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तमिलों का दबदबा था। किसका, तमिलों का दबदबा था। यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे तमिल रहते थे। ठीक, तो इन तमिलों को मार के भगाने का काम कर रहा था श्रीलंकन सरकार। तो ये तमिल क्या हो गए, गुस्सा हो गए और एक संगठन बना लिया इन्होंने, जिसका नाम हो गया LTTE हो गया। क्या हो गया बेटा, LTTE, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, और ये जो लिट्टे थे यह एक देश की मांग कर रहे थे, उस देश का नाम क्या होना था, तमिल ईलम। क्या होना था, तमिल ईलम, यानी कि तमिल ईलम नाम से तमिलों के लिए एक नया देश हो, इसकी मांग कौन कर रहा था, लिट्टे कर रहा था। किससे कर रहा था, श्रीलंका से कर रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र पे किसका दबदबा था, तमिलों का दबदबा था। ठीक, हालांकि सैन्य संघर्ष काफी चलता है। ये जो लिट्टे है ये क्या करती है, श्रीलंका की सेना से, किस सेना से, श्रीलंका की सेना के साथ क्या होता है, 1983 से क्या होता है, सशस्त्र संघर्ष चलता है। सशस्त्र क्या चलता है बेटा, सशस्त्र संघर्ष, यानी अब हथियार उठा के क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मार झगड़े होते हैं, और ये चीज लंबा जाता है। तो आप सभी को पता है फिर 1987 में क्या होता है, इंडिया श्रीलंका क्या हो जाता है, समझौता होता है। और इसी के तहत क्या होता है, भारत जो है 1987 में अपनी भारतीय शांति सेना भेजता है कि लिट्टे वाले मान जाएं, लेकिन लिट्टे वाले मानते नहीं हैं, इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। फिर राजीव गांधी को, उसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बाद में लिट्टे वालों ने राजीव गांधी को भी मार दिया बम से उड़ा के। आप लोग जानते होंगे। ठीक है, हालांकि जब हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, 1989 में भारत की जो IPKF थी, ठीक है, IPKF ये क्या होती है, यह रिटर्न हो जाती है। क्या होती है बेटा, यह रिटर्न हो जाता है। और यह जो लिट्टे था ना, यह जो लिट्टे था, ठीक है, जो लिट्टे था, इसको कब खत्म कर दिया गया, तो 2009 में क्या कर दिया गया, इसको फिनिश कर दिया गया। क्या कर दिया बेटा, इसको फिनिश कर दिया गया। ठीक है, तो लिट्टे का आपसे फुल फॉर्म पूछा था बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। चूंकि लिट्टे संबंधित कुछ जानकारियां और थी तो आपके पास प्रेषित करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछता और नहीं फंसा तो फिर अच्छा नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का 50 प्रश्न मिलेगा आप लोगों को पूरे परीक्षा में, 40 करने होंगे तो 40 का 40 आप लोग करिए, 200 का 200 नंबर पूरा लेके आइए। मुझे भी गौरवान्वित होने का, मुझे भी प्राउड फील कराइए। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन किया गया है LTT के बारे में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, इनका फुल फॉर्म है। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑक्युपाइड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट को इन्होंने कब्जा कर रखा है, यानी उस पर दबदबा किसका है, लिट्टे का है।
इट इज़ डिमांडिंग अ न्यू कंट्री तमिल इलम फॉर दी तमिल्स इन दिस रीजन। और ये जो लिट्टे है ये क्या कर रहा है, तमिलों के लिए एक नए देश की मांग कर रहा है जिसका नाम क्या है, तमिल इलम। ठीक, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फाइटिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ द श्रीलंकन आर्मी सिंस 1983। और मैंने बताया कि जो श्रीलंकन आर्मी है उसके साथ लिट्टे क्या कर रहा है बेटा, लिट्टे सशस्त्र संघर्ष कर रहा है, यानी कि लिट्टे क्या कर रहा है बच्चे, लिट्टे सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। कब से, 1983 यानी 1983 से कर रहा है। ठीक, एंड लिट्टे वाज फिनिश्ड फाइनली अबॉलिश्ड या फिनिश्ड इन 2009। और लिट्टे को क्या किया गया, 2009 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आगे 21वां प्रश्न, यहाँ पे असर्शन और रीजन वाले सवाल है। ठीक है, एक असर्शन है और एक रीजन है। कह रहा कि जनरल अयूब खान हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन दिस वाज पॉपुलर डिसैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। यानी कि जनरल अयूब खान को पद छोड़ना पड़ा जब इनके शासन के खिलाफ क्या होता है, लोकप्रिय असंतोष था। यानी जब जनता क्या करती है, इनके खिलाफ क्या करती है, भड़क जाती है, तब ये क्या करते हैं, जब जनता इनके खिलाफ क्या होती है, भड़क जाती है, तब ये पद से त्यागपत्र देते थे, रिजाइन दिए थे। ठीक है, तो ये कथन तो बेटा आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो अभी कथन यानी असर्शन ये क्या है, ये तो सही है। कारण को देख लेते हैं, रीजन को। कह रहा है पाकिस्तान कंटिन्यू टू एंजॉय द स्टेटस ऑफ बीइंग अ डेमोक्रेटिक नेशन। कह रहा है जो पाकिस्तान है यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने का दर्जा प्राप्त है। हाँ बेटा, इसको लोकतांत्रिक होने का दर्जा अभी प्राप्त है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन ये जो कारण है, जो कारण है यह है अभिकथन का जो कारण है यह कथन को पूरा करता है कि नहीं करता है, क्या उसका पूरक है कि नहीं है, आपसे ये पूछता है। देखिए, लोकतांत्रिक राष्ट्र का दर्जा तो बहुत पहले ही दे दिया गया था पाकिस्तान को। ठीक है, इसलिए, और जो जनरल अयूब खान थे वे मिलिट्री रूलर थे। तो चूंकि जब लोकतांत्रिक राष्ट्र है साथियों और मिलिट्री रूल करेगा तो जनता क्या करेगी, आंदोलन करेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कथन के साथ साथ आपका कारण भी सही है। यानी पहली बात तो ये लोकतांत्रिक राष्ट्र था, भले यहाँ पे मिलिट्री रूलर आए हों, सैनिक शासक आए हों, लेकिन यहाँ पे मेनली लोकतंत्र कायम था। लेकिन लोकतंत्र के अलावा यहाँ पे मिलिट्री रूलर जो थे शासन करते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कथन और कारण दोनों सही है। तो इसको इस प्रकार समझिएगा कि जनरल अयूब खान को जनता द्वारा क्या किया जाता है, पद से हटाने के लिए आंदोलन किया जाता है और वे हटते भी है। ठीक, इसके अलावा पाकिस्तान जो है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र शुरुआत में ही था, हालांकि भले बाद में क्या होता है यहाँ पे मिलिट्री रूलर आ जाते हैं। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही सही हो जाएंगे और कारण जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे कहाँ गया आपको, देखिए कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है। यहाँ मैंने मेंशन किया है कि जो जनरल अयूब खान थे इनका जो शासन था वह 58 से 69 तक था। और अयूब खान के सैनिक शासन के खिलाफ क्या होता है, जनता का गुस्सा भड़कता है और उनको अपने पद से क्या देना पड़ता है, रिजाइन देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। 22वां प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द प्रेशर ऑफ इंडियंस तमिल्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड safeguard the interest of Tamils living in the श्रीलंका। यानी श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए भारतीय तमिलों के दबाव के पीछे क्या कारण थी। कई सारे कारण थे। पहला कारण था कि बिकॉज तमिल फ्रॉम श्रीलंका आर दी एंसेस्टर्स ऑफ इंडियन तमिल्स। यानी कि जो श्रीलंका के तमिल थे वे भारतीय तमिलों के पूर्वज थे, ये तो सही है। बिकॉज तमिल्स लिविंग इन श्रीलंका शेयर द सेम एथनिसिटी विथ इंडियन तमिल्स। यानी कि क्योंकि जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल थे, ठीक है, तमिल वो भारतीय तमिलों के साथ समान जाति है, साझा करते थे। तो ये भी क्या होता है, एक कारण बन जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। तीसरा कह रहा है क्योंकि श्रीलंका में संघर्ष में भारतीय मूल के लोग शामिल थे, तो ये भी सही हो जाएगा।
ये भी क्या, तीनों का तीनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन तीन वैसे तीन ही माने जाएंगे, यहाँ पे तो खाली दिया है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो उपरोक्त तीनों है ये सारे के सारे रीजन है जो क्या करता है, भारतीय तमिल क्या करते हैं, दबाव देते हैं, ठीक है, प्रेशर करते हैं तमिल जो श्रीलंका में रह रहे थे, ठीक है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली गॉट इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका इन द ईयर, और कह रहा है कि भारत सरकार सीधे किस वर्ष में श्रीलंका के संघर्ष में शामिल हो गई, सीधे किस वर्ष में श्रीलंका के संघर्ष में शामिल हो गई। तो बेटा इसका तो कई बार मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से बताया कि 1987 में क्या होता है, भारत शामिल हो जाता है, यानी कि भारत क्या करता है, अपनी IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को क्या करता है, भेजता है। क्लियर है, आगे ध्यान देना, आगे है, अच्छा ये तो मैंने मेंशन कर दिया कि द इंडियन गवर्नमेंट सेंट द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी भारतीय शांति सेना टू श्रीलंका इन 1987 एंड बिकम इन्वॉल्व इन द श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और इस प्रकार से क्या होती है, श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाती है। 24वां प्रश्न है कि हु पोज्ड चैलेंज टू इंडियन आर्मी इन श्रीलंका, कह रहा कि श्रीलंका में भारतीय सेना को किसने चुनौती दिया। देखिए 1987 में क्या होता है, श्रीलंका कौन जाता है, IPKF जाता है कि हम इनको क्या करवाएंगे, शांत करवा देंगे। लेकिन IPKF क्या होता है, लिट्टे के साथ भिड़ जाता है, LTT, ठीक है। LTT वाले कहते हैं यार तुम लोग भारत से हमको सपोर्ट करना चाहिए और तुम लोग हमको मना कर रहे हो, ठीक है। तो लिट्टे क्या करता है, इसके साथ भिड़ जाता है। तो जो लिट्टे है भारतीय शांति सेना के साथ कहाँ पे भिड़ जाता है, ठीक है, यानी कि भारतीय सेना को किसने चुनौती दिया था श्रीलंका में। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लिट्टे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LTT यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इनका फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, 25वां प्रश्न कह रहा है कि व्हेन वाज IPKF पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव या फिर अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी IPKF को अपने उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना श्रीलंका से कब बाहर निकाला गया, ठीक है। यहाँ पे अचीविंग कर देते हैं, ठीक है, अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कह रहा है निकल गया था, निकाला गया नहीं होगा बेटा, निकल होगा, ठीक है, निकल गया था। यानी जो भारतीय शांति सेना था, IPKF था, ठीक है, इसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ही श्रीलंका से कब बाहर निकला, तो बेटा 1989 में निकल जाता है, ठीक है। 1987 में शामिल होता है श्रीलंका के संघर्ष में और 1989 में बिना उद्देश्य की पूर्ति किए ही बाहर आ जाता है। कहता है छोड़ो जाने दो, क्योंकि लिट्टे क्या हुआ, भारतीय सेना से उलझ गया और भारतीय सेना दूसरे देश में जा करके अपने ही लोगों से नहीं उलझना चाहते थे। फिर क्या होती है, भारतीय शांति सेना वापस आ जाती है 1989 में। यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स या इंडियन पीस सर्विस ज्वाइन श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट इन 1987, या हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग force joined Sri Lankan conflict in 1987 and left Sri Lanka in 1989 without achieving its target। ठीक है, कितनी बातें क्लियर है, आगे ध्यान देना। अगला प्रश्न कह रहा है हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द नेशन इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में राष्ट्र का पिता किसे माना जाता है। अब बेटा जो बांग्लादेश है, आप सभी को पता है कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, ये पहले क्या हुआ करता था, पहले यह ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, पहले यह ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अब जब यह ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था साथियों, ठीक है, क्या हुआ करता, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो ईस्ट पाकिस्तान में एक पार्टी थी आवामी लीग। कौन थी बेटा, आवामी लीग। और आवामी लीग का जो मुखिया था वो कौन था, शेख मुजीबुर रहमान था। और शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया और ईस्ट पाकिस्तान बाद में क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश का जो पिता है वो किसको माना जाएगा बेटा, शेख मुजीबुर रहमान को माना जाएगा। किसको, शेख मुजीबुर रहमान को माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि शेख मुजीबुर रहमान इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द नेशन इन बांग्लादेश एंड शेख मुजीबुर रहमान लेड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। अगला, अच्छा इतना ही प्रश्न था। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी अभी मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं, ठीक है, जितना भी अभी मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं, ये सभी क्या थे, ये सभी 2022, 2023 और 2024 के क्या थे बेटा, और
24 के क्या थे सब, ये सारे के सारे PYQs थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे। ठीक है, बात समझ गया ना। अब ये जो PYP यानी कि PYQs आपने हल किया, आपने देखा, हमारे साथ साथ लगे रहे, इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स का अध्ययन कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में जो है कि अपने विचार को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डिस्क्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, छुट्टी में है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, छुट्टी का समय चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। तो अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।